यस। सो हेलो क्लास नाइन्थ, वेलकम टू जेनिथ गुरु इंस्टीट्यूट। दिस इज शिखर खरे। सो आज हैं हम लोग अपने वर्क पावर एनर्जी के लेक्चर नंबर 3 में। राइट। तो गाइस अभी तक मैंने जो है लेक्चर 2 लेक्चर ले लिए हैं इस चैप्टर के। ठीक है। तो जहाँ पे मैंने वर्क और एनर्जी का कुछ पोर्शन ही, जहाँ तक मुझे याद है काइनेटिक एनर्जी तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है। तो वहाँ तक मैंने चीज़ें आप लोगों को पढ़ा दी हैं। ठीक है। अब जो हम लोगों का बनता बचता है, वो बचता है हमारा एनर्जी और पावर का पोर्शन। ठीक। तो अब क्या करना है हम लोग, देखो, क्योंकि एज वी आर मूविंग स्टिक टू द एनसीईआरटी, तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम लोग का जो भी एनसीईआरटी वाला पोर्शन है वो चीज़ें हम लोग धीरे धीरे अपनी पूरी कवर कर लेंगे, है ना। और जो पॉइंट्स हमारे रह रहे हैं उस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखते हुए अपना जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है वो मैं चाहता हूँ कि हम लोग जल्द से जल्द उस चीज़ को ख़त्म कर लें और अपने टॉपिक में आगे बढ़ें। ठीक है। तो अभी तक जैसे कि मैंने आप लोगों को जो है वर्क पावर एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। वर्क वाला पोर्शन देखिए स्टूडेंट, बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको वर्क वाला जो पोर्शन है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। बाकी एनर्जी वाला पोर्शन और जो पावर वाला पोर्शन है, पावर वाला कहें तो पावर का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा जो है कम होता है। ठीक है। उतना ज़्यादा पोर्शन नहीं आता है, बाकी सबसे ज़्यादा जो आता है वो होता है एनर्जी का और वर्क का। हम्म। तो मैंने जो है इन सब से रिलेटेड आप लोगों को लेक्चर पूरा रेडी करके दे दिया है। होप सो आप लोगों को सारे लेक्चर पूरे समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों को नहीं समझ में आया है, आप उसको हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं नीचे। ठीक है। तो वो मैं जो है आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। तो चलिए गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज के लेक्चर में मैं कुछ चीज़ें थोड़ी सी आप लोगों के लिए रिकैप लेना चाहूँगा कि मैंने अभी तक क्या क्या हम लोग ने डिस्कस कर लिया है एनर्जी में। ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर गाइस। यस। तो अब हम लोगों का पोर्शन स्टार्ट होता है किसका? एनर्जी का। एनर्जी, राइट। तो एनर्जी में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग वैसे देखा जाए, क्योंकि अगर मैंने आपको यहाँ पे बताऊं तो दो चीज़ें होती हैं यूनिवर्स में। ठीक है। एक होता है मैटर, ठीक है, और दूसरा होता है एनर्जी। ठीक है। ये दो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं यूनिवर्स में। एनर्जी तो वैसे बहुत से फॉर्म्स हैं। ठीक है। बट यहाँ पे हम जिस एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है, वो होगी हमारी मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी related, mechanical energy is the energy which is related to the motion as well as position and configuration of the body, configuration of the body और ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। ये चीज़, ये होती है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में अगर हम सिर्फ चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है गाइस, हाँ, वो जनरली किससे रिलेटेड होती है, किससे एसोसिएटेड होती है? बॉडी के मोशन से, साथ ही साथ पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन से। यहाँ पे आप एज वेल एज की जगह अगर आप इसको और लगा दें तो ये थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, है ना, और सही भी रहेगा। ठीक है। चलिए, तो इसको मैं यहाँ पे और लिख रहा हूँ, और द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट। होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे दो एनर्जी और आएंगी। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो मैंने आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताई है, अगर आप इसको बाइफरकेट कर दें तो जो यहाँ पे एनर्जी रिलेटेड है या एसोसिएटेड है मोशन से, उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है। और वो एनर्जी जो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन से रिलेटेड है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है।
होप सो यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो रही हैं, मैं यहाँ पे जो आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो एनर्जी में बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी की, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी रिलेटेड टू द मोशन और द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी। इसका बाइफरकेशन करने पे हमें ये पता चलता है दैट अगर वो एनर्जी जो बॉडी के मोशन से मैटर करती है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और जो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन पे मैटर करती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग जो है रिकैप ले रहे हैं, तो मैं आपको यहां पे बताऊं तो यस चलिए, तो अब इस चीज को हम लोग देखते हैं, है ना। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सॉरी, यस, वर्क एंड एनर्जी। यहाँ पे हम लोगों ने श्योर, अब देखते हैं आगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे एनर्जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी दो टाइप की है, काइनेटिक है और है हमारे पास पोटेंशियल, ठीक है। अगर मैं बेटा बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी के लिए आपको क्या चाहिए है, ये मैंने आपको बताया है कि दिस इज द एनर्जी फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट बाय इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन, वर्च्यू ऑफ मोशन, मोशन की वजह से प्रकट होने वाली एनर्जी, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब यहाँ पे हम लोग देखें अगर, तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, हाफ mv स्क्वायर। इसका मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई हुई है लेक्चर नंबर 2, वहाँ पे मैंने इसका डेरिवेशन किया हुआ है। अगर आप आज के वीडियो में नए हैं बेटा तो जा करके ज़रूर पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें, आपको समझ में आएगा कि यस मैंने वहाँ पे एक एक चीज़ें कवर करी हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी की बात आपको देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है काइनेटिक एनर्जी के लिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो मोशन से रिलेट करता है, ठीक है। अगर मोशन अच्छा है, लाइक मोशन जो भी बॉडी का होगा उस हिसाब से वहाँ पे एनर्जी आएगी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गई, हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब एकदम क्लियर है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, है ना, तो मोशन के द्वारा प्रकट की गई एनर्जी। अब आगे आते हैं पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी पे समझने की कोशिश करो। देखो पोटेंशियल एनर्जी पे क्या करना है बच्चे, यहां पे समझना मेरी बात, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो ये है मोशन डिपेंडेंट। क्या है ये? मोशन डिपेंडेंट है ना, मोशन पर डिपेंड करती है, ठीक। अब अगर हम बात करें काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी की,
तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन पे, कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन पे डिपेंड करती है, कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन पे डिपेंड करती है। जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल बेटा आप लोगों को दिया हुआ है, मैं फिर से एग्जांपल आप लोगों को देना चाहता हूँ। जैसे हम लोग रबर बैंड सबने देखा है, ठीक है। रबर बैंड में क्या होता है, सिनेरियो एग्जांपल यहाँ पे समझिएगा। जैसे मान के चलिए ये एक रबर बैंड है, ये एक रबर बैंड है ना। मैंने इसको अब क्या किया कि इधर से और इधर से पकड़ के इसको मैंने इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में खींचा, तो ये खींच करके ऐसा हो गया, ठीक है, खींच करके ऐसा हो गया। तो अब क्या हुआ, जब अपन ने इसको ऐसे पकड़ के खींचा तो हमारे द्वारा इसमें जो वर्क किया गया, यानी कि हमने जो उसको पकड़ के खींचने में वर्क किया, इससे क्या हुआ कि ये वर्क डन जो है इस एनर्जी इस बैंड में वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर हो गया, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी वर्ड अगर नहीं भी लगाना है तो मत लगाओ, ये एक सिंपली एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया जो वापस से इसको इसी के शेप में ले आ देगी। समझ गया मेरी बात? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ठीक। ओके, सो अब ये जो डिपेंड करता है कि ये जो एनर्जी है विच इज पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मैं फिर से बोल रहा हूं, उस चीज को ध्यान से सुनना कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, होप सो याद हो गया होगा आप लोगों को। ठीक, चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम लोग अगर पढ़ें तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सिंपल होता है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि आपने जो एनर्जी अप्लाई करी है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, है ना, अप्लाइड एनर्जी, ठीक है, अप्लाइड एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टोर्ड हो जाएगी, ठीक है। वो एनर्जी क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो वो एनर्जी जो है कैसे स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पोटेंशियल एनर्जी का रूल होता है। जैसे अब मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं स्प्रिंग लेता हूं, ये जैसे स्प्रिंग है, ये देखिए, ये स्प्रिंग है। अब अगर आपको अच्छे से पता है कि अगर इसको पकड़ के इधर खींचा जाए और इसको पकड़ के इधर खींचा जाए तो ये शायद खींच के ये कुछ ऐसी हो जाएगी, ये कुछ ऐसी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अपन जैसे ही इसको रिलीज कर देंगे तो ये, जैसे ही अपन इसको रिलीज करेंगे, ये सेम इसी फॉर्म में आ जाएगी। समझ रहे हो? यानी कि आपने जो वर्क डन इसको दिया खींचने के लिए, उसने इस वर्क डन को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लिया ताकि ये अपने आप को फिर से उसी स्टेट में ला सके जिस स्टेट में ये पहले थी। समझ में आ गई मेरी बात? ये चीज समझ में आई? तो जब जैसे ही आप यहाँ पे इसको खींचते हो तो आपकी एनर्जी, जो आपका वर्क डन होता है, आपका जो वर्क डन होता है इसको ऐसे खींचने में, वो एनर्जी के फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो जाता है। फिर क्या होता है कि जैसे ही आप इसको छोड़ते हो ये वापस से इस शेप में आ जाता है। समझ में आया? पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? वो सबसे ज्यादा सिंपल आपको यही वाला है कि जहां भी आप एनर्जी अप्लाई करते हो, किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट में अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको एनर्जी के फॉर्म में, आपका जो वर्क डन है वो उसको एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा और फिर से रिबाउंड होने के लिए क्या करेगा, उस एनर्जी का यूज कर लेगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि अब इसमें आगे क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए यहां पे क्या है,
कैसे मैनेज करेंगे हम लोग यहाँ पे, इस चीज़ को समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया, ठीक। अब अगर अब मान लीजिए किसी भी एनर्जी, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हाइट पे ले जाएं तो उसका क्या असर पड़ेगा, तो बिल्कुल असर पड़ेगा, हाइट पे ले जाने पे भी असर पड़ेगा। इसका टॉपिक भी है, मैं चाहता हूँ कि आप वो आप लोग वो सारा टॉपिक देखें, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, यस, तो ये है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों कुछ चीज़ें मैं आपको मार्क करा दे रहा हूँ, उस चीज़ को बहुत ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें कवर हो जाएं, कोई टॉपिक इसमें आपको बचना नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए मार्क कराता हूँ बच्चे, क्योंकि लाइक मेरा ये मानना है कि आप थोड़ा सा बुक से भी इंटरेक्ट होते रहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम लोग अक्सर इसलिए फंसते हैं क्योंकि हमें वो पॉइंट पता नहीं होता। कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि एन ऑब्जेक्ट increases its energy when raised to the height. Thus, this is because work is done on against the gravity while is being raised. The energy present in such an object is the gravitational potential energy. इस वर्ड को याद रखें, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए। देखिए, जब हम लोग बेटा फ्री फॉल का केस पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन में, जब मैं आप लोगों को फ्री फॉल का केस पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जब ये ऑब्जेक्ट है ना, ये अगर मान लो मैंने उसको ऊपर डायरेक्शन में थ्रो किया तो ये ऐसे ऊपर जाएगा और फिर ये ऐसे लौट के वापस इधर आ जाएगा, है ना, ये ऐसे जाएगा और इधर वापस लौट के आ जाएगा। ये रहा इसका मैक्स हाइट, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि v ज़ीरो हो जाता है, इधर मैक्स हाइट हो जाती है, g कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ वर्क कर रही होती है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था क्योंकि जब बॉडी जब ऊपर की डायरेक्शन में होती है तो g का क्या लगता है, माइनस, ठीक है। और जब बॉडी नीचे की डायरेक्शन में होती है तो क्या होता है, प्लस g, ठीक है। तो ये माइनस जी मैंने आपको ये बताया था कि माइनस जी क्यों लगता है। ये माइनस जी बेटा इसीलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे अगेंस्ट दी ग्रेविटी वर्क कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है वैसे वैसे इसके अंदर क्या स्टोर हो जाता है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। इसमें क्या स्टोर हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा होता है। क्यों, कैसे एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि बेटा ऊपर जाने के लिए ये कुछ वर्क कर रहा है ना अगेंस्ट दी ग्रेविटी, तो ये जो वर्क है वो एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर हो जाता है, ठीक है। और बॉडी जब यहाँ पहुंच जाती है, ठीक है, जब मान लो इस स्टेज पे पहुंच गई है ना, मान लो h हाइट पे पहुंच गई, ठीक है। तो अब ये बताओ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना चाहूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी। देखो पहले बात तो तुम एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे वर्क कैलकुलेट करते हैं, ये मान के चलिए, ठीक है। तो अगर हम वर्क की बात करें बेटा तो वर्क यहाँ पे कितना आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स, अब ये देखो ये फोर्स है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा, इसके वेट के बराबर लग रहा होगा। और वेट का क्या मतलब होता है, वेट इज इक्वल्स टू mg होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो यहाँ पे फोर्स कितना लग जाएगा, mg के बराबर लग जाएगा, ठीक है। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना है, h है, तो ये वर्क कितना आ गया, mgh आ गया, ठीक है। और आपसे यही बताया गया है कि एनर्जी इस वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ रखा है ना, वर्क डन जो होता है वही उस स्टोर्ड एनर्जी के इक्वली होगा। यानी कि ये जो एनर्जी है, ये जो वर्क डन है, ये कितना कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बन गया, mgh, ठीक है। ये फॉर्मूला देखिए यहाँ पे mgh बना। होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा ये फैक्टर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि वो वर्क पावर एनर्जी है, उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो क्यों यहाँ पे हाइट आ जाती है। क्योंकि ये मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि जो मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक सर्टेन हाइट पे है, तो जैसे जैसे ये हाइट पे जाएगा क्योंकि इसको अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क डन करना है, और वही वर्क डन कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मेट में। तो टोटल एनर्जी उस टाइम पे कितनी होगी इसके पास जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर पहुंच चुका होगा, तो ये हो जाएगी mgh। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है, क्लियर है।
है ना। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूजन में होंगे कि सर जब ये मोशन कर रहा है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आनी चाहिए, अब कैसे। हाँ, अब इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके समझो, अब इसको थोड़ा सा बाइफरकेट करके समझना, यहाँ पे समझाता हूँ। देखो ये 3 स्टेजेस में ले रहा हूँ। इस स्टेज में हमारी काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है ना, दोनों जीरो है ना। क्यों बच्चे, दोनों जीरो हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा ऊपर ले गया, जैसे जैसे ये अगेंस्ट दी ग्रेविटी जा रही है, तो यहाँ पे मोशन की वजह से क्या फॉर्म हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी। फिर यहाँ से यहाँ गई कि क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी लगी, ठीक है। तब यहाँ पे जैसे ये यहाँ से यहाँ, ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के जो बीच में जो मोशन में रहा, वहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी रही, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जैसे ही ये इस पॉइंट पे रुका, जैसे ही ये इस पॉइंट पे रुका, तो ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। समझ में आई मेरी बात। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। समझ में आ गई मेरी बात, है ना। क्लियर है यहाँ पे सबको, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आती है, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्योंकि ये ग्रेविटी की प्रेजेंस में लग रही होती है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग एसेलरेशन बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ग्रेविटी के प्रेजेंस में हो रहा होता है। तो सेम एज दैट यहाँ पे ग्रेविटी के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म हो रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, राइट। चलिए अब आगे आते हैं। चलिए अब यहां पे क्या बोल रहा है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिफाइंड ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एट द वर्क डन इन रेजिंग फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये देखो, इसीलिए मैंने बोला ना कि वहां पे उस पॉइंट पे क्या होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये सीधा पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है बेटा। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। इससे इसको इस बात का फर्क नहीं है कि इसका पाथ क्या है, क्योंकि पाथ का असर किसको पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी को पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो मोशन के थ्रू बनने वाली एनर्जी है ना, इसलिए उसको पड़ रहा है। यहाँ पे इसको फर्क नहीं पड़ता कि इसका पाथ क्या है, इसको बस इतना पता है कि जितना मेरे ऊपर वर्क डन किया गया है उस हिसाब से हम अपनी एनर्जी कंटिन्यू, उस हिसाब से अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों को सारी चीज़ें होप सो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है आपसे, ये देखिए E इज इक्वल्स टू mgh, ये आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे क्या होगा, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट mgh यूनिट इज गेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये तो ये रहा आपका mgh का फॉर्मूला, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है मोर टू नो वाला, इसको जरूर मार्क कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इससे असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी इन्हीं पे फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं किताब ज़्यादा। तो देखिए बच्चे किताब बहुत कम पढ़ते हैं, है ना, मैक्सिमम बच्चे किताबें बहुत कम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल और द जीरो लेवल यू चूज, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट डिपेंड्स ऑन द ग्राउंड लेवल और द जीरो लेवल यू चूज। एन ऑब्जेक्ट in a given position can have certain potential energy with respect to one level and have a different value of a potential energy with different level। बात समझ में आई। यहाँ पे जो बेटा मैंने केस बनाया था, ये देखो, तो यहाँ पे अगर देखा जाए सिर्फ इस पॉइंट की बात करें तो हो सकता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट की कुछ दूसरी हो और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ दूसरी हो। ये डिपेंड किस पे करता है, लेवल टू लेवल पे डिपेंड करता है। और उससे ज़्यादा आप यहाँ पे कॉमन सेंस की बात देखो, हाइट भी तो ज़्यादा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे हाइट भी तो कम है, ये भी तो देखिए आप, ठीक है। तो जिस हिसाब से हाइट उस हिसाब से एनर्जी, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक, यहाँ पे आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। इट इज यूजफुल टू नोट दैट द वर्क डन बाय द ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट वर्टिकल पोजिशंस, इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, नॉन पाथ अलोंग द ऑब्जेक्ट मूव, ठीक है।
चलिए, तो होप सो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एनर्जी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस बेटा मैं आप लोगों को कराता रहूँगा ताकि आपको इस चीज़ की परेशानी ना हो और चीज़ें बहुत प्रॉपरली क्लियर हो जाए। यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। मास यहाँ पे बेटा कितना दिया हुआ है, 10 kg का, ठीक है। और व्हेन इट इज़, हाइट कितनी दी हुई है, 6 मीटर की, ठीक है। और ग्राउंड और ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 9.8, ओके 9.8। निकालना क्या है, फाइंड द एनर्जी। तो mgh कर दीजिए, mgh इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो मास है हमारा 10, ये है 6 और ये है 9.8 विच इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अब एक चीज और देखो, ये तो सीधा सीधा आपको 98 इंटू 6 ये समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, चलिए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 48 एंड 408 जूल्स। जूल्स याद रखें क्योंकि हमें पता है, ओ सॉरी आई वाज रॉन्ग, ये 588 जूल्स आएगा, ठीक है। यस, ओके, आई नो मैंने कहाँ गलती करी है, ये मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी। इट्स ओके, ये कैलकुलेशन मिस्टेक है स्टूडेंट्स, इतनी कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। सो यहाँ पे अपन देखते हैं, ये कैलकुलेशन, यस। अब यहाँ पे क्या है कि 48 दैट इज 4 एंड 4, हाँ ठीक है, 52 और दैट इज 588 जूल्स, ठीक है। 6 9 ज़ा 54 एंड दिस विल बी 48, ठीक है। तो इतना हम लोग 58, तो ये कितना हो गया, 588 जूल हमारा जो है यहाँ पे आंसर हो गया, ये आप देख सकते हैं। अब ये देखिए बहुत सिंपल है, सेम एज दैट यहाँ पे बेटा आप लोगों को और भी कुछ मिलेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए और आपको मिल रहा है, इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो हमारा एनर्जी का पोर्शन है ना, ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी आपको उतना डिटेल में मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आपको इतना डिटेल में पढ़ाने का कोई इसको इस वजह से भी नहीं बनता क्योंकि बेटा ये चीज़ आपके कोर्स में ही अभी उतनी नहीं है, ठीक है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास। अब देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है मास कितना है, 12 kg का, ठीक है। फिर कह रहा है कि हाइट हमको नहीं पता, एनर्जी कह रहा है 480 जूल्स की, ठीक है। और ग्रेविटी हमें कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ये है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो mgh होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी और अपॉन mg ये कर देंगे हम लोग, तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन mg ये कर देंगे और यहाँ से h को कैलकुलेट कर देंगे कि हमें h कैलकुलेट यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आप इजली 480 अपॉन 10 इंटू 12 रखें, तो यहाँ पे हमारे पास हाइट आपको मिल जाएगी 4 टाइम्स 4 मीटर्स। 4 मीटर्स आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ चलिए ओके, अब आते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अच्छा अब एक चीज बेटा ध्यान रखो बहुत समझ के, ठीक है, कि अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता हूँ,
ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी, मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सॉरी, आप लोग ने लीनियर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन पढ़ा है तो वो क्या पढ़ा था मैंने, हमें क्या पढ़ाया था हम लोगों ने कि जो है पूरे सिस्टम का जो भी लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे देखिए मेजर है पहले से ही कि हाउएवर द सम ऑफ ऑल potential and kinetic energy of the object would be same at all point, that is potential and kinetic energy is constant। ये देखिए ये यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान देना है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और कोई भी जब तक एक्सटर्नल यूज नहीं करेंगे तब तक वहां पे हम लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल नहीं हो सकती, है ना। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसको आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह आप लोगों को मेंशन है, आप अगर आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो बेटा कुछ चीजें मेंशन क्या है, ये वाली लाइन देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन सेम, the law of conservation of energy is valid in all the situations and all the transformations। इसका मतलब यही है कि टोटल एनर्जी पूरे सिस्टम की सेम होनी चाहिए, ठीक है, यूज होने से पहले और यूज होने के बाद एकदम सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत और कोई परेशानी तो बताएं। चलें, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने देख लिया, यहाँ तक हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। So we find that the during the free fall of the object, ये चीजें मार्क कर लो बेटा, we find that during the free fall of the object the decrease in the potential energy at any point in its path appears as an equal amount of increase in the kinetic energy। तो यहाँ पे बेटा मैंने आप लोगों को जो डायग्राम समझाया था, ठीक है, यस, तो मैंने आप लोगों को जो है जो डायग्राम समझाया था उसके रिगार्डिंग ये चीज़ वही है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है तब तो काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जैसे ही वो एक सर्टेन हाइट पे जाके रुक जाता है तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अगर मैं किसी बीच रास्ते में बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें आप लोग, ठीक है। सो देयर इज़ अ कंटिन्यूअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग रेट ऑफ डूइंग वर्क विच इज नोन एज पावर। अब हम लोग आते हैं बेटा पावर में। पावर एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, दो फॉर्मूले याद रखने हैं आपको काइनेटिक एनर्जी के, विच इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, विच इज़ व्हाट हाफ mv स्क्वायर, एंड दूसरा क्या है अपना पोटेंशियल एनर्जी, राइट। होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पावर पे। अब देखिए पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है। क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब यहाँ पे मैं आपको देखो बहुत क्लियर बता दूं, ये पावर का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज नहीं है समझना मेरी बात को, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ डूइंग वर्क, समझना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्या वर्ड जुड़ा हुआ है, क्या वर्ड है, रेट। रेट का क्या मतलब होता है, रेट का मतलब होता है कि द क्वांटिटी इज मेजर्ड और कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इट फ्रॉम द यूनिट टाइम, ठीक है। समझ में आई मेरी बात कि क्या करना है, जो भी क्वांटिटी की बात कर रहे हो उसको यूनिट टाइम से डिवाइड कर दो तो वो चीज, उसकी वजह से यहाँ पे रेट लग जाता है, ठीक है। तो अगर मैं रेट ऑफ डूइंग वर्क की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं साइड में पैरेलली आपसे ये कह रहा हूं कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। समझ में आई मेरी बात, वर्क अपॉन टाइम। अब ये जो वर्क अपॉन टाइम है इसको आप लोगों को हैशटैग बना के अपने पास कॉपी में लिख लेना चाहिए। ये जो पर यूनिट टाइम वाला कॉन्सेप्ट है ना, आप कहीं भी देखो, कहीं पे भी देखो, जहां पे वर्ड रेट लिखा है वहां टाइम आना ही आना है, ठीक है।
साइंस में आप चाहे फिजिक्स पढ़िए चाहे केमिस्ट्री पढ़िए, जहाँ रेट वर्ड लिखा है वहाँ टाइम तो आना ही आना है। ठीक है, तो रेट का इसी यही यही लिए मतलब ही होता है कि जब भी वर्ड रेट लगता है इसका मतलब हो जाता है कि पर यूनिट टाइम में कितना काम हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी पावर हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ पावर हो जाती है, थोड़ा सा इसके साथ खेल कूद लो तो तुम्हें समझ में आएगा कि पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, तो ठीक है। लेकिन अगर मैं वर्क को ओपन करूं तो वर्क को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन सर बात ये कि ये जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ना सर, ये देखा हुआ लग रहा है और ये वेलोसिटी से मिलता जुलता है। तो बात बिल्कुल सही है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये लो आ गया। ठीक है, तो फोर्स इनटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू पावर। होप सो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मैं यहाँ पे आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम पावर की बात कर रहे हैं बेटा, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि आप पर यूनिट टाइम में कितना काम करते हैं। ठीक है, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं उतना ज़्यादा यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, मान के चलिए काम टाइम कम है, काम ज़्यादा आपने कर लिया तो पावर आपके पास ज़्यादा हो गई। आपके पास टाइम ज़्यादा है लेकिन काम बहुत कम किया है तो उस हिसाब से आप के पास पावर ज़्यादा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप लोगों को पावर का कॉन्सेप्ट भी होप सो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि अब जो एनसीईआरटी बुक्स आई हैं उसमें शायद कुछ सिलेबस भी डिडक्ट किया गया है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हटा दी गई हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ने जो भी मैंने आपको पढ़ाया है पावर का मतलब, ये बहुत ही स्टिक टू द एनसीईआरटी है और ये आपको समझ में भी आ जाएगा। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर विच इज़ W/T। ठीक है, अच्छा पावर है तो इसका यूनिट पे ध्यान देना। ठीक है, पावर, पावर यहाँ पे देख लेते हैं। पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा? पावर का मतलब पावर इज इक्वल टू W/T विच इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे समझो, फोर्स इनटू वेलोसिटी तो क्लियर होगी। अब बताओ अब क्या करना है सर? अब यहाँ पे ये आता है, देखो पावर की SI यूनिट वाट होती है। ये पावर हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के नाम से, चैप्टर अपने इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, तो होप सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब अपनी बुक ओपन कर लो बच्चों। ठीक है, अब अपनी बुक ओपन करो। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को मार्क क्या क्या करना है। ठीक है, तो अब रेट ऑफ डूइंग वर्क के बाद इस पेज में आओ, यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखी हुई है कि पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इफ एन एजेंट does a work W in T time then power will be given by this। ठीक है, और यहाँ पे ये जो चीज मेंशन है इसको जरूर कर लेना। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट और जूल्स। ठीक है, ये ऐसे सब लिखा रहता है, इसको जरूर मार्क कर लो, ये आगे उस पॉइंट के लिए आप लोगों को काम आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द पावर ऑफ एन एजेंट दिस में वेरीड विद टाइम, दिस मीन्स दैट द एजेंट में बाय डूइंग वर्क at different rates at different interval of time the concept of average power is useful. We obtain average power by dividing the total energy consumed by the person with total time taken। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोगों को क्या क्या और पढ़ना है। अरे चैप्टर खत्म? ओके, चलिए एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, अब ये जो पोर्शन है आपका यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट लेक्चर पे
हम आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के और जो अदर क्वेश्चंस हैं हमारे इंटेक्स वाले, एग्जाम्पल वाले, और जो हमारे एक्सरसाइज के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं वो सारे अब हम लोग क्योंकि अब देखो थियोरेटिकल वाला पोर्शन बेटा खत्म होता है आप लोगों का, ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस बचे हैं। तो वो जब हम न्यूमेरिकल और ये वाला पोर्शन लेंगे तो इसी में हम लोग सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सब? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बेटा ज़रूर से मैसेज कर देना, आई मीन कमेंट कर देना, वहाँ पे हम लोग फिर डाउट्स आपके देख लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।